पिएज़्ज़ाले लोरेतो इटली के शहर मिलान का वो प्लाज़ा था जहां 5 सड़कें आकर मिलती थीं। मिलान कुछ दिन पहले ही बागी छापामार दस्तों के कंट्रोल में आया था। पहले ये फाशिस्ट पार्टी के आध्यात्मिक मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। यही वो जगह थी जहां 13 अगस्त 1944 को मुसोलिनी के फाशिस्टों ने 15 विद्रोहियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। वक्त का पहिया घूमा। 9 महीनों के अंदर अंदर इतवार 29 अप्रैल 1945 की सुबह को 3 बजे उसी पिएज़्ज़ाले लोरेतो में आकर एक ट्रक रुका। ट्रक में से 18 लाशें निकालकर वहां फेंक दी गई। उन लाशों में से एक लाश 21 साल इटली के प्रधानमंत्री रहे तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की थी। उसी मुसोलिनी की जिसके फाशिस्टों ने बिल्कुल इसी जगह पर 15 बागी छापामारों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। सियासी ताकत का नशा जब दिमाग को चढ़ता है तो इंसान में से इंसानियत को खत्म कर देता है। मरी इंसानियत और मरी ज़मीर वाला हुक्मरान जब अपने राज को नर्क बनाकर खुद भी नर्कवासी ही बनता है, लोगों का जीना मुहाल कर देता है। मुसोलिनी भी कोई अपवाद नहीं था, कोई एक्सेप्शन नहीं था। सुबह 8 बजे तक सारे शहर में ये बात फैल चुकी थी कि कुछ महीने पहले तक लोगों की श्रद्धा का, रिस्पेक्ट का केंद्र रहा ये नेता, ये रहनुमा अब मर चुका है और उसकी लाश शहर के चौराहे में पड़ी है ताकि लोग जो चाहें उसकी लाश के साथ कर सकें। बहुत तेजी से हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते वो कंट्रोल से बाहर होने लगे। न पानी की बौछारें, न हवा में चलाई गोलियां उनको काबू में रख सकी। मुसोलिनी जब भाषण देता था तो हजारों की तादाद में लोग उसे सुनने आते थे। तालियां बजाते लोग, मुसोलिनी की जय जयकार करते लोग। उसी मुसोलिनी की लाश 17 दूसरी ओर लाशों के साथ शहर के चौराहे पर पड़ी थी। अब भी हजारों लोग वहां इकट्ठा थे। मुसोलिनी के नाम पर ही वो लोग इकट्ठा हुए थे। फर्क बस यही था कि अब वो उसको नफरत करने वाले लोग थे। वो मुसोलिनी को किस हद तक नफरत करते थे ये बस कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में पता चलने वाला था। एक पॉपुलर महानायक, तानाशाह रहे राजनेता की लाश, उसके साथ उसकी जनता ने क्या सलूक किया, वो मंजर पूरे संसार के सब देशों की आने वाली पीढ़ियों के देखने के लिए वीडियो क्लिप्स में संभाल कर रखे जाने वाले थे। बेकाबू हुई भीड़ में से 2 आदमी आगे बढ़े और मुसोलिनी की लाश की ठोड़ी पर पैर से जोरदार ठोकरें मारी। भीड़ में एक औरत ऐसी भी थी जिसके 5 बेटे मुसोलिनी की वजह से मारे गए थे। वो औरत अपने हाथ में पिस्तौल लेकर आगे बढ़ी और एक के बाद एक कुल 5 गोलियां मुसोलिनी की लाश में मार दी। किसी ने मुसोलिनी की लाश के चेहरे पर कोई भारी चीज दे मारी। लाश की खोपड़ी टूट गई और एक आंख बाहर निकल आई।
एक औरत ने उस लाश के चेहरे पर पेशाब कर दिया। एक आदमी मुसोलिनी की लाश के मुंह में एक मरा हुआ चूहा डालकर बार बार चिल्लाता रहा, अब दे भाषण, अब दे भाषण, अब लेक्चर कर। अपने लच्छेदार भाषणों से लोगों को बेवकूफ बनाकर जब कोई तानाशाह सभी नियम कानून ताक पर रखकर लोगों का जीना मुश्किल करता है, तब वो भूल जाता है कि मौका मिलने पर जब जनता, जब आम लोग अपने गुस्से और नफरत का इजहार करेंगे, तो फिर वो भी किसी नियम का, किसी कानून का परवाह नहीं करेंगे। खुद को किसी भी नियम कानून से ऊपर समझने वाले मुसोलिनी की लाश अब नियम कानून, पानी की बौछारें, हवाई फायरिंग की भी परवाह न करने वाली जनता के हत्थे चढ़ चुकी थी। मिलान के पिएज़्ज़ाले लोरेती में 18 लाशें पड़ी थी। उनमें एक लाश मुसोलिनी की थी और एक लाश उसकी प्रेमिका थी, क्लारेता पेताची, उसकी भी थी। बाकी 16 लाशें मुसोलिनी के जो दूसरे फासिस्ट साथी थे उनकी थी। मिलान के इस चौराहे में इटली के शहरियों की मुसोलिनी और फासिस्टों के प्रति नफरत का खुला इजहार हो रहा था। लोग चौराहे में पड़ी इन 18 लाशों को अपने पैरों से कुचल रहे थे। मुसोलिनी की लाश की इतनी बुरी हालत कर दी गई थी कि उसको पहचाना भी नहीं जा सकता था। चौराहे पर एक गैस स्टेशन के बाहर मुसोलिनी, उसकी प्रेमिका क्लारेता पेताची और उनके 4 साथियों की लाशों को लोगों ने लोहे के गार्डरों पर पैरों से बांधकर उल्टा लटका दिया। तभी फासिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी रहे अशीला सराची को वहां लाया गया। वो आया और उसने मुसोलिनी की लाश को सलामी दी। उसके बाद उसे भी वहां गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। उल्टी टंगी लाशों में से फ्रांचेस्को बेराक्यू की लाश रस्सी टूट जाने की वजह से गिर गई। उस लाश की जगह अशीला सराची की लाश को उल्टा वहीं लटका दिया गया। फिर मुसोलिनी के उल्टी लटकी लाश की रस्सी को ऊपर लोहे के गार्डर पर से काट दिया गया। उससे मुसोलिनी की लाश सिर के बल नीचे पत्थर की बनी सड़क पर गिरी और उसका सिर फट गया। उसके दिमाग का एक हिस्सा खोपड़ी से बाहर आ गया। लोगों की मुसोलिनी के प्रति नफरत का यह तमाशा दोपहर 1 बजे तक चला। उसके बाद उन सभी लाशों को मुर्दा घर में पहुंचा दिया गया। मार्च 23, 1919 को मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी, जो असूली तौर पर समाजवाद, मार्क्सवाद और लोकतंत्र के खिलाफ थी, डेमोक्रेसी के भी खिलाफ थी। पार्टी ने मुसोलिनी की रहनुमाई में लोगों में नेशनलिस्टिक भावनाओं को ये कहकर उत्तेजित करना शुरू कर दिया कि इटली को पुराने महान रोमन साम्राज्य के लेवल तक वापस लेकर जाना है, ताकि इटली फिर से एक विश्व शक्ति बन सके। मुसोलिनी ने लोगों में पॉपुलर बनने के लिए, हरमन प्यारा बनने के लिए इटालियन सरकार की ये कहकर आलोचना करनी शुरू की, क्रिटिसिज्म करना शुरू किया कि ये एक कमज़ोर सरकार है। उसने ब्लैक शर्ट्स के नाम से एक हथियारबंद गिरोह बनाकर उसके ज़रिए अपने सियासी विरोधियों को डराना धमकाना शुरू किया। गुंडागर्दी और दहशत के इस हथियार ने फासिस्टों का प्रभाव बहुत बढ़ा दिया। गुंडागर्दी द्वारा प्रभावशाली बने मुसोलिनी ने
ये दावा करना शुरू किया कि सिर्फ वो ही देश में राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता है। 1922 में उसे इटली का प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में उसने आहिस्ता आहिस्ता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इनएक्टिव बना दिया, निष्क्रिय बना दिया। आखिरकार वो इल डूचे का टाइटल धारण करके इटली का डिक्टेटर बन गया। इल डूचे का मतलब होता है नेता, रहनुमा। ये बात जरूर है कि मुसोलिनी ने प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से चलाया, बेरोजगारी को काफी हद तक कम भी किया। इससे गुंडागर्दी द्वारा बनाए गए उसके प्रभाव में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। अब वो सचमुच ही इटली का हरमन प्यारा रहनुमा था। जब निरंकुश सत्ता, एब्सोल्यूट पावर, मुसोलिनी के दिमाग पर बहुत ज्यादा असर कर गई, तो उसको सेना के सहारे, फौज के सहारे विश्व शक्ति बनने का, वर्ल्ड पावर बनने का उसको एक सनक लग गई। बस फिर क्या था, 1935 में उसने कमजोर फौज वाले इथोपिया पर फौजी हमला करके उसे अपने फासिस्ट साम्राज्य में मिला लिया। एक तानाशाह दूसरे तानाशाह का दोस्त होता है, सहयोगी होता है। ये एक बहुत सामान्य बात है, नॉर्मल बात है। इटली के तानाशाह द्वारा इथोपिया पर कब्जा जमा लेने से प्रभावित होकर जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने मुसोलिनी से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर इटली और जर्मनी ने आपस में फौजी गठजोड़ कर लिया। हिटलर के प्रभाव में मुसोलिनी ने जो अल्पसंख्यक यहूदी थे, माइनॉरिटीज यहूदी, उनके खिलाफ उसने नीतियां बनानी शुरू की, पॉलिसीज बनानी शुरू की। 1940 में मुसोलिनी ने ग्रीस पर फौजी हमला करवा दिया, जहां उसे शुरुआत में सफलता भी मिली, कामयाबी मिली। हिटलर ने जब पोलैंड पर हमला किया तो ब्रिटेन और फ्रांस भी वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गए, विश्व जंग में शामिल हो गए। जब ऐसी स्थिति आई तो मुसोलिनी भी वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध में कूद पड़ा। विश्व युद्ध ने जल्दी ही इटली की हालत खराब कर दी। इटली की सेना में विद्रोह की बातें होने लगी, बगावत की बातें होने लगी। लेकिन जर्मनी की फौज की मदद से मुसोलिनी फौजी बगावत से बच गया। वर्ल्ड वॉर की वजह से हो रही इटली की बदहाली के चलते इटली में मुसोलिनी की लोकप्रियता का, पॉपुलैरिटी का लेवल बहुत गिर गया। जब मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने इटली पर दबाव डालना शुरू किया, प्रेशर बनाना शुरू किया, तो मुसोलिनी ने बढ़ते दबाव के चलते 25 जुलाई 1943 को 1943 को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जर्मन कमांडोज ने उसे छुड़ा लिया। हिटलर ने मुसोलिनी को उत्तरी इटली में सरकार का हेड बना दिया, प्रमुख बना दिया। उत्तरी इटली पर जर्मनी का कब्जा था। उत्तरी इटली में मुसोलिनी की सरकार असल में जर्मनी के अधीन थी और मुसोलिनी वहां हिटलर की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरी संसार जंग में इटली के 3 लाख से ज्यादा फौजी और 1.5 लाख से ज्यादा सिविलियंस मारे गए। इसके अलावा तकरीबन 3 लाख लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए। अप्रैल 18, 1944 की शाम को पिताजी के साथ
मुसोलिनी मिलान पहुंचा। उसकी हिफाजत में तैनात जर्मनी की वाफन एसएस की बटालियन के आकार की टुकड़ी को मुसोलिनी की सुरक्षा से हटाकर आगे बढ़ रही अलाइड फोर्सेस, मित्र राष्ट्र जिसको हम कहते हैं, उनकी सेनाओं और कम्युनिस्ट छापामार दस्तों के खिलाफ जंग के लिए भेज दिया गया। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लीडरशिप वाली कमेटी ऑफ नेशनल लिबरेशन फॉर नॉर्दर्न इटली ने मुसोलिनी की इस कठपुतली सरकार के खिलाफ नॉर्दर्न इटली के प्रमुख शहरों में बगावत का ऐलान कर दिया। अब घबराया हुआ मुसोलिनी 25 अप्रैल को अपने कुछ फासिस्ट साथियों और जर्मन बॉडीगार्ड्स के साथ मिलान छोड़कर भाग गया। उसकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से उत्तरी इटली से, नॉर्थ इटली से बाहर निकला जाए। उसी दिन बागियों ने यह ऐलान किया कि फासिस्ट सरकार और वो फासिस्ट रहनुमा जो संवैधानिक गारंटी को दबाने, लोगों की आज़ादी को ख़त्म करने, फासिस्ट सरकार बनाने, देश को असुरक्षित करने और धोखा करने वाले, देश को इस तबाही तक लाने के दोषी हैं, मुजरिम हैं, उनको सजाए मौत दी जाती है। मौत के इस ऐलान की खबर साथ ही साथ रेडियो पर भी सुना दी गई। 27 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लारिता पेताची जब दूसरे फासिस्टों के साथ जर्मन काफिले की हिफाजत में ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके काफिले पर कम्युनिस्ट छापामार दस्ते ने कोमो झील के किनारे डोंगो गांव के नजदीक हमला करके उसे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। जब छापामार दस्ते ने किसी एक फासिस्ट नेता को पहचान लिया, तो उन्होंने मुसोलिनी के जर्मन बॉडीगार्ड्स को ये कहा कि अगर वो अपने साथ जा रहे इटली के सभी शहरियों को, बाशिंदों को उनके हवाले कर दें, तो वो जो छापामार हैं वो जर्मनों को आगे जाने की इजाज़त दे देंगे। अब जर्मनों को इसमें क्या इतराज होता? उनकी अपनी जानें भी बच रही थी और मुसोलिनी से उनका पीछा भी छूट रहा था। जब वो काफिले की सभी गाड़ियों की तलाशी लेने लगे, तो एक गाड़ी में दुबके बैठे मुसोलिनी को उन्होंने एकदम से पहचान लिया। मुसोलिनी को आदत थी भाषण देने की, बार बार मीडिया में आने की, तो उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना था। जो कोई एक बार भी उसे देख ले वो झट से पहचान ले कि ये वही है मुसोलिनी। मुसोलिनी को गिरफ्तार करके डोंगो गांव में ले जाया गया। रात उसको वहीं उसी गांव में रखा गया। मुसोलिनी की गिरफ्तारी के बाद शाम तक रेडियो पर उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई। उधर मिलान में जनरल कमांड के एक कम्युनिस्ट छापामार को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो मुसोलिनी को जो सजाए मौत सुनाई गई है उसको एग्जीक्यूट करे, उसको अमल में लाए। उस कम्युनिस्ट का कोड नाम कर्नल वालेरियो बताया जाता है। कर्नल वालेरियो का असल नाम क्या था, इसके बारे में डिस्प्यूट है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि वॉल्टर आडिसियो ही कर्नल वालेरियो था, जो बाद में इटली की पार्लियामेंट के लिए भी चुना गया था। 28 अप्रैल सुबह जल्दी ही वालेरियो मिलान से चला और डोंगो पहुंचकर उसने लोकल छापामार कमांडर से मुसोलिनी और उसकी जो प्रेमिका थी क्लारिता पेताची, उसको अपनी हिरासत में ले लिया। उसके बाद उनको थोड़ी दूर जियोलिनो डी मेजेग्रा एक गांव है, वहां ले जाया गया। मुसोलिनी और क्लारिता पेताची को एक दीवार के साथ खड़ा होने को कहा गया। उसी दिन 28 अप्रैल को शाम को 4:10 पर वालेरियो ने गोलियां मारकर उन दोनों को सुनाई गई मौत की सजा को एग्जीक्यूट कर दिया, अमल में ला दिया। अगली सुबह जल्दी ही रेडियो के माध्यम से या दूसरे मीडिया के माध्यम से मुसोलिनी की मौत का ऐलान कर दिया गया।
मुसोलिनी के साथ 50 से ज़्यादा फासिस्ट नेता और उनके रिश्तेदार गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से 16 को मुसोलिनी की मौत के अगले दिन सुबह सुबह ही गोलियां मारकर मार दिया गया था और उसके 2 दिन बाद 10 और फासिस्ट रहनुमा मार दिए गए थे। इतवार 29 अप्रैल 1945 की सुबह को मुसोलिनी समेत 18 लाशों को मिलान शहर के पियत्साले लोरेतो में फेंक दिया गया ताकि लोग जो चाहें उसकी उन सभी की लाशों के साथ कर सके। मुसोलिनी की लाश अब इटली के शहर परडापियो में दफन है। इसी शहर में 1883 में 1883 में मुसोलिनी का जन्म हुआ था। उसके मकबरे पर हर साल सैकड़ों नियोफासिस्ट उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, जो इस बात का प्रमाण है, जो इस बात की गवाही देता है कि मुसोलिनी की मौत चाहे 1945 में हो गई थी, लेकिन उसकी दी हुई फासिस्ट पॉलिसी आज भी किसी न किसी रूप में कई लोगों के दिमाग में जहर भरती रहती है। मुसोलिनी की डेड बॉडी के साथ या दूसरे जो कुल 5 लोग जो थे, उनकी डेड बॉडी के साथ जो किया गया, उनके उस समय बनाए गए वीडियो क्लिप्स आज भी मौजूद हैं और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि लोगों ने उनकी लाशों के साथ क्या सलूक किया था।